नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। होर्मुज का बंद होना महज एक व्यापारिक रुकावट नहीं है, बल्कि आधुनिक सभ्यता के लिए एक शॉक थेरेपी है। हमें याद दिलाता है कि हम आज भी जीवाश्म ईंधन और चंद समुद्री रास्तों पर कितने ज्यादा डिपेंडेंट हैं। हालांकि दुनिया अब सौर और पवन ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, लेकिन हकीकत यही है, आज भी होर्मुज की चाबी जिसके पास है, दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार वही तय करता है। क्योंकि ईरान और ओमान के बीच स्थित होर्मुज रूट वैश्विक तेल व्यापार की रीढ़ है। मौजूदा भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए यह बड़ा सवाल हो गया है कि अगर होर्मुज रूट नहीं खुला तो क्या होगा? क्या गाड़ियां सड़कों पर खड़ी रह जाएंगी? क्या फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी? क्योंकि सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया की आर्थिक नब्ज है। दुनिया का करीब 20 से 30% कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में क्या अगर ये बंद हो गया तो इसके बाद विकल्प क्या है? तमाम देशों की तरफ से जो वैकल्पिक रास्ते हैं उसको तलाशा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि आखिरकार होर्मुज स्ट्रेट पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी क्यों है? होर्मुज स्ट्रेट क्या है, आप इसको समझिए। जी हाँ, होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों में से एक है। खासकर कच्चे तेल की सप्लाई के लिए सबसे अहम ये माना जाता है। इसके उत्तरी हिस्से में ईरान लगता है, दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात। जी हाँ, तो आप देख लीजिए कि ये जो हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों में से एक है और संयुक्त अरब अमीरात एक तरफ। होर्मुज स्ट्रेट को अगर आप देखें, ये गलियारा अपने प्रवेश और निकास पर करीब 50 किलोमीटर चौड़ा है। खासकर कच्चे तेल की सप्लाई के लिए ये सबसे अहम माना जाता है इस होर्मुज स्ट्रेट को। बाकी चीजों के लिए भी है, लेकिन कच्चे तेलों के लिए इसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। होर्मुज स्ट्रेट खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तरी हिस्से में ईरान लगता है, जो लगातार आप देख भी रहे हैं कि कब्जा करने की कोशिश जो है वो हो रही है। रोकने की कोशिश जहाजों को ईरान की तरफ से हो रही है। और आप समझिए, तुरूप का इक्का अगर इस पूरे युद्ध में ईरान के पास कुछ है तो वो होर्मुज स्ट्रेट है। ये बात ईरान को भी पता है। दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात है। आपको बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट इतना गहरा है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर भी आसानी से इससे गुजरते हैं। मध्य पूर्व के बड़े तेल और गैस उत्पादक देश और उनके ग्राहक इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। ये गलियारा अपने प्रवेश और निकास पर करीब 50 किलोमीटर चौड़ाई लिए हुए है और यहीं से लाखों जो जहाज है वो आना जाना करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। सबसे संकरे हिस्से में लगभग 33 किलोमीटर है ये, मतलब कि सबसे संकरा भी अगर है तो वहां पर 33 किलोमीटर की जगह बनी हुई है जहाजों के निकलने के लिए। होर्मुज स्ट्रेट खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और इसीलिए व्यापारिक बड़ा केंद्र है। होर्मुज स्ट्रेट इतना गहरा है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर भी आसानी से इससे गुजरते हैं और इसीलिए भरोसा काफी ज्यादा है। मध्य पूर्व के बड़े तेल और गैस उत्पादक देश और उनके ग्राहक इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। और 2025 में हर रोज लगभग 2 करोड़ बैरल तेल होर्मुज स्ट्रेट से गुजरा है। 2 करोड़ बैरल तेल, ये सालाना लगभग 600 अरब डॉलर के ऊर्जा व्यापार के बराबर है। कीमतों का गणित समझिए, कच्चा तेल $150 के पार हो सकता है। आपको याद होगा, युद्ध शुरू होने से पहले जो है वो काफी कम था, $100 के अंदर था मतलब, और अब 100 से पार हो चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम दोगुने होंगे, ये भी आशंका लगाई जा रही है कि क्या होर्मुज अगर नहीं खुला तो क्या होगा। ये कीमतों का गणित आप समझिए, जो पेट्रोल डीजल है उसकी कीमतें लगभग दोगुनी हो सकती हैं। माल ढुलाई और लागत में भारी उछाल आ सकता है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और आपको बता दें कि कुल मिलाकर दुनिया भर में रिकॉर्ड महंगाई बढ़ेगी, मतलब कि महंगाई छोटी मोटी नहीं बल्कि रिकॉर्ड महंगाई बढ़ेगी। हर चीज महंगा होगा, खाने पीने के सामान से लेकर आना जाना सब कुछ, दुनिया भर में रिकॉर्ड महंगाई बढ़ेगी। जी हां, एयर टिकट्स के दाम भी बढ़ेंगे, शेयर बाजार में कोहराम मचेगा, भरोसा करना निवेशकों के लिए मुश्किल हो जाएगा कि किस चीज पर पैसे लगाएं ना लगाएं। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो कुल मिलाकर तेल आयात का बड़ा संकट है। भारत की चुनौतियां क्या है अगर होर्मुज नहीं खुला? स्पेसिफिकली भारत की चुनौती क्या है वो समझिए। तेल आयात का सबसे बड़ा संकट है। देखिए, हालांकि भारत के जहाज जो है वो अभी भी निकल रहे हैं वहां से, लेकिन उस रफ्तार से नहीं जैसे पहले निकलते थे। हालांकि भारत अपनी रणनीति के तहत काम कर रहा है, जहाजों को निकालने की कोशिश और कवायद भी हो रही है। तो कुल मिलाकर डॉलर के मुकाबले रुपया गिरेगा और आपने भी देखा कि कल भी रिकॉर्ड मतलब जो है रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले, और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा अगर नहीं खुला होर्मुज। तो भारत की चुनौतियां क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट होगी, ये भी कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि लाखों प्रवासियों की सुरक्षा का भी सवाल है। जी हाँ, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं वो इन इलाकों में रहते हैं, युद्ध वाले इलाकों में। हालांकि कुछ लाख लोगों को लाया गया है और एक जानकारी ये भी कहती है कि इसमें से 40 लाख लगभग वो लोग हैं जो केरला के हैं, तमिलनाडु के लगभग 10 से 11 लाख लोग हैं। तो कुल मिलाकर जो पूरा ये आंकड़ा है वो और ये बताता है ये तमाम बातें कि भारत की चुनौतियां निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। देखिए, और किसी भी देश के लिए काफी मुश्किल होता है जब आप डिपेंडेंट रहते हैं। तो
आपको बताएं कि ये जो होर्मुज संकट है वो अब किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि तो देखिए मेरे साथ आपको बता दें कि कर्नल टीपी त्यागी सर रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। इसके अलावा रजनीश कुमार जी अर्थशास्त्री भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। टीपी त्यागी सर, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि युद्ध तो लगातार चल रहा है। हालांकि ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 1 से 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर सर युद्ध खत्म भी हो गया तो ये जो दिक्कत है जो होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से हुई है, ये दिक्कत तुरंत थोड़ी दूर होगी सर। इसके तो व्यापक परिणाम आने वाले समय में भी देखे जाएंगे। अब आज ही कमर्शियल सिलेंडर्स जो हैं वो महंगे हुए हैं और कई जगहों पर और भी खबरें सामने आ रही है, महंगाई बढ़ेगी। कुल मिलाकर सर भारत पर भी असर तो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। पहले थोड़ा सा प्रेजेंट सिचुएशन और उसके बाद इम्पैक्ट। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले या ना खुले, डील हो या ना हो, मेरे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए हैं, मैं इन्हें छोड़ दूंगा। जिनको तेल चाहिए वो आए, हॉर्मुज को खुलवाएं या मेरे से तेल खरीदें। और ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही मैं यहाँ से निकलूंगा, जो प्राइसेस गैसोलीन के यानी कि पेट्रोल के बढ़े हैं वो एकदम कम हो जाएंगे। और जो ईरान है वो उसकी पार्लियामेंट में सिक्योरिटी कमेटी ने ये पास कर दिया है कि हम भी साहब टोल लगाएंगे, जैसे टर्की लगाता है बॉस्फोरस स्ट्रेट में, या जैसे कनाडा लगाता है सेंट लॉरेंस सीवे में, या जैसे इजिप्ट लगाता है सुएज कैनाल में, या जैसे पैनामा कैनाल में लगता है, ऐसे हम भी लगाएंगे, टोल टैक्स लगाएंगे। टेक्निकल पॉइंट ये है कि चूंकि ये नेचुरल वाटरवे है तो इसमें इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ईरान नहीं लगा सकता। लेकिन मुसीबत ये है कि जो शिपिंग लेन है ईस्ट टू वेस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट, उसमें से एक शिपिंग लेन ऐसी है जो पार्शियली या फुल्ली ईरान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आती है, यानी कि वहां उसे अधिकार है। अब हम आते हैं इम्पैक्ट के ऊपर। हम जनरली डिस्कस करते हैं तेल तो एक पॉइंट है जी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करीब 30% एलएनजी गैस भी निकलती है और करीब 30% हीलियम गैस भी निकलती है। और जो हीलियम जो एलएनजी है गैस वो काम आती है कुकिंग वगैरह के, और जो हीलियम है ये काम आती है खास तौर पे अस्पतालों में एमआरआई के लिए या चिप्स बनाने के लिए। चिप्स हर जगह लगती हैं। और फिर तीसरी बात, अगर ये तीनों चीजों के साथ हम ये खतरा भी जोड़ दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स भी हैं, यानी कि वो कम्युनिकेशन केबल जिससे हमारा इंटरनेट चलता है, तो नुकसान इन चारों जगहों से हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू भारत के साथ क्या है कि दुनिया का वहां से 20% ऑयल गुजरता है, लेकिन भारत का तो आधा ऑयल वहां से गुजरता है, गैस भी, हीलियम भी, और जो इंटरनेट केबल्स है उनका इफेक्ट भारत पर भी पड़ेगा। हालांकि भारत के पास रिजर्व है, अल्टरनेटिव साधन है, भारत रूस से भी ले सकता है, वेनेजुला से भी ले सकता है, लेकिन ये कॉस्ट इफेक्ट तो बढ़ेगा ही। अब अगर मान भी लिया जाए कि स्ट्रेट हॉर्मुज किसी तरह से कुछ समय बाद खुल जाए, तो वो ऐसा नहीं है कि जो उसके बैड इफेक्ट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो एनर्जी सोर्सेज हैं, अब आप देखिए ईरान की ही जो नेचुरल गैस का भंडार है जो 13 साल तक पूरी दुनिया को गैस सप्लाई कर सकता था, उसके ऊपर भी अटैक हुआ है। कतर के एलएनजी प्लांट के ऊपर अटैक हुआ है। सऊदी अरेबिया के आर्मको जो सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी था उस पर अटैक हुआ है। यानी कि करीब करीब मिडिल ईस्ट के सभी कंट्रीज के एनर्जी ठिकानों पर अटैक हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाए तो आगे आने वाले समय तक एनर्जी डेप्लीट हो गई है, बिल्कुल डेप्लीट हो गई है, इनके सोर्सेज कम हो गए हैं। तो इसका मतलब ये कि ये इफेक्ट आज नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में भी देखा जाएगा। ठीक है अच्छा, सर, मैं आती हूँ बहुत आपके लोग पास। कहते हैं कि ना अल्टरनेटिव्स हैं। अल्टरनेटिव हमने मान लिया कि सऊदी अरबिया के पास 1200 किलोमीटर की एक ईस्ट वेस्ट
पेट्रोल लाइन है, मगर उससे कितना तेल आता है? बिल्कुल। उससे उससे तेल बिल्कुल पास सर, कर बात सकते तो हैं सही है, आप ये सत्तर जो कह रहे सत्तर हैं लाख मतलब भारत ने अपने लिए वैकल्पिक रास्तों की तलाश जरूर की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो समस्या है वो तो है, और उसके लिए फिर देखना होगा कि लॉन्ग टर्म में क्या जो है आप इससे सीख पाते हैं। मैं आती हूँ सर आपके पास, रजनीश जी भी मेरे साथ है। रजनीश जी, बतौर अर्थशास्त्री, अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, क्या इसके इम्पैक्ट आपको भारत पर आने वाले समय में नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए, जो असर है वो तो दिख रहा है, मतलब खाने पीने की चीजों से लेकर, अब आप नॉर्मल स्टॉल पे जाएंगे आपको 5 की चाय नहीं मिलेगी, जो खाने के दाम है ढाबे वगैरह पर वो भी बढ़े हैं, वो भी अपने हिसाब से बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर अब धीरे धीरे असर नजर आ रहा है, बाजार से लेकर तमाम चीजों पर कैसे देख रहे हैं इसका असर आने वाले कुछ समय के बाद भी? जैसा आपने कहा, सही कहा कि रोज तकरीबन 20 मिलियन बैरल, जो 2 करोड़ बैरल होते हैं, वो हॉर्मूज से आता है। यानी पूरी दुनिया के एनर्जी कंजम्पशन का 1/5 अकेले ये हॉर्मूज संभालता है। अगर ये बंद हो जाए या बहुत दिनों तक अगर रुक जाए, तो पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन और आर्थिक तंगी आ सकती है। आप इसका अगर हम इसकी पर बैरल रेट की बात करें, तो वो $150 उसके भी पार जा सकता है। अगर हम इंडिया पे बात करें, तो हर $10 अगर इंक्रीज होता है, तो हमारे पास तकरीबन 1,60,000 करोड़ रुपए का फर्क पड़ता है, जो अपनी जीडीपी में 0.2 से 0.5% असर डाल सकता है। इन्फ्लेशन भी हमारा 0.5% बढ़ सकता है। तो ये सब कुछ बहुत डेंजरस होगा अगर ऐसा हो जाएगा तो। जी बिल्कुल ठीक है। मैं आती हूँ सर आपके पास, और ये भी बात है रजनीश जी, आने वाले समय में बाजार कैसे रिएक्ट करेगा ये भी तो देखना होगा। जो निवेशक है उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये समय और ये वक्त? निवेशकों के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर इंडियन मार्केट के लिए। आप देखिए, हम्म। जब क्रूड महंगा हो गया तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई, डॉलर बढ़ गया तो इन्फ्लेशन, तो करेंसी हम्म। अपनी रुपी एकदम गिर गई, एकदम नीचे चली गई। और नीचे जाने से एफआईआई जो पहले पैसा लगा रहे थे अपने देश में, वो निकालना शुरू कर दिया। इन लोगों ने रिकॉर्ड इस साल पैसे निकाला, तो हम्म। इसका बहुत सारा असर है। मार्केट क्रैश हो जाएगा और सारे बिजनेसेस पे बहुत इसके निगेटिव असर है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। अच्छा टीपी त्यागी सर, एक बात ये भी देखनी होगी कि हम ये भी देख रहे हैं कि रुपया भी लगातार गिर रहा है, मतलब कि कल तो रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया गया, और ऐसे में सर फिर भारत के पास विकल्प क्या बचते हैं और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या नजर आता है इस पूरे घटनाक्रम के बाद? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत गिर रहा है और हम्म। गिरेगा। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसके ऊपर डिपेंड करता है हमारी इंपोर्ट, तो वो भी गिर जाएगा। तो इसका मतलब ये कि भारत की इंपोर्ट करने की कैपेबिलिटी कम होगी, रुपया डॉलर के मुकाबले गिर जाएगा। और इसमें ऑल्टरनेटिव, जैसा आप पूछ रही हैं, भारत के पास हालांकि कुछ अल्टरनेटिव थे, लेकिन वो पूरे नहीं बैठते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सऊदी अरबिया है, उसने एक 1200 किलोमीटर की ईस्ट वेस्ट पेट्रोल लाइन बिछाई हुई है। उससे भी हम तेल लेते हैं, लेकिन उससे कितना मिलता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन, और उससे आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा 60 से 70 लाख बैरल। अच्छा, यूएई की भी एक लाइन है। वो यूएई की जो लाइन है, उससे आपको कितना मिलता है? 20 या 25 बैरल पर डे। यानी कि इन दोनों को मिला भी लिया जाए तो ये जितनी रिक्वायरमेंट है उसके आधे से भी कम है। इसका मतलब ये कि भारत के ऊपर इफेक्ट तो पड़ेगा, केवल भारत पर नहीं, जापान के ऊपर भी, साउथ कोरिया के ऊपर भी, और जो खास तौर पे एशिया के देश हैं और यूरोप के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो चूंकि यूरोप और एशिया दोनों के ऊपर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है, इसका मतलब जो अल्टरनेटिव रास्ते खोजे जाएंगे, वो भी मिलके खोजे जाएंगे। प्लान की जाएगी कि एक बड़ी पाइपलाइन थ्रू मेडिटेरियन सी एक बिछाई जाए, ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पास किया जा जी। सके। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर भी ये पॉसिबिलिटी है कि कोई इस तरह का गुडविल डेवलप हो कि वो कोई मामूली टोल टैक्स लगाए, जैसे टर्की ने लगाया हुआ है बॉस्फोरस स्टेट में, या जैसे कनाडा ने लगाया हुआ है सेंट लॉरेंस सीवे में, या जैसे पनामा कैनाल में है, या इजिप्ट में सुएज कैनाल में है। हम्म। उस वहां तो ज्यादा है, क्योंकि उन्हें मेंटेनेंस करनी पड़ती है। यहाँ पे तो ये नेचुरल वाटर पे है, तो ऐसा भी लगाया जा सकता है। लेकिन भारत के ऊपर आप यूं समझिए कि करीब
अगर जो प्रेजेंट की सिचुएशन है, यानी कि $70 बढ़ के हो गया है आज 105 या $106 या $115, इसकी वजह से ही गेहूं का रेट करीब ₹5 पर केजी, और ऐसे ही जो फ्रूट का रेट है उसमें भी इंक्रीज करीब 6%, ये तो ऑलरेडी हो चुकी है। जी। अब अगर कुछ दिन और चला तो और ज्यादा होगी, और अगर खुल भी गया, सॉल्यूशन हो भी गया, तो भी चूंकि डेप्लीट हो चुके हैं सोर्सेज, लिहाजा लंबे समय तक ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी। इट मीन्स भारत को भी सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे, चाहे जितना हम अपना रिजर्व कर ले, चाहे जितनी हम कटौती कर ले, लेकिन हमें सेफ्टी रिजर्व लेने होंगे। भारत की पूरी 140 करोड़ जनता को इसमें एक साथ मिलकर खड़ा होना है और विपत्ति को सहना होगा। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने जब प्रॉब्लम आई थी तो उन्होंने ये कह दिया था कि रात के एक टाइम का खाना मत खाओ, तो सब ने मिलके एक टाइम होटल सब बंद हो गए थे और कुछ दिनों बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो इसी तरह से ये कहना कि भारत के पे प्रॉब्लम को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, नो, भारत के ऊपर प्रॉब्लम आनी है, वी हैव टू रिजॉल्व इट बाय ऑल ठीक है। पॉसिबल मीन्स बिल्कुल। इंक्लूडिंग और द टीपी त्यागी डिप्लोमेटिक सर, ये चैनल। बात तो है ही। अब देखिए, मैं ये प्रॉब्लम भारत मैं में तो इसमें खड़ी। ऐड करना चाहूंगा मैं आ मैडम। रही हूँ, बिल्कुल मैं आप ही के पास आ रही हूँ रजनीश जी। और टीपी त्यागी सर, ये बात तो है, युद्ध तो किसी ने हमने शुरू किया नहीं है, लेकिन अगर ये युद्ध हो रहा है और इसका असर इस तरीके से सामने आ रहा है तो सबको मिलकर ही इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। जी रजनीश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आप वो बात भी बोलिए। और इसके अलावा मेरे को ये भी बताइए रजनीश जी, इस वक्त निवेशकों के लिए और लोगों के लिए सबसे बेस्ट क्या है? मतलब वो क्या ऐसा करे जिससे कि बाजार की अगर हम बात करते हैं तो वो स्टेबल हो पाए उसके हिसाब से? जी। सबसे पहले तो मैं रूपी के ऊपर बात करता हूं। अक्सर हम समझते हैं कि रूपी को आरबीआई या भारत सरकार कंट्रोल कर सकती है। ये हम कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर सकते, ये मार्केट ड्रिवन होता है। आरबीआई कुछ हद तक, कुछ पीरियड तक, शॉर्ट टर्म पीरियड तक इसके स्टीप फॉल को जरूर कंट्रोल कर सकती है, लेकिन ये इसके तय इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड से तय होते हैं। और आपने देखा होगा जैसे इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है, अगर आरबीआई सेल करना चाहे तो टेम्पररी रिलीफ होगा, मार्केट में परमानेंट ऐसा कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो रूपी की जो डिवैल्यूएशन है उसका रीजन है कि यूएस में जो उनके फेड के इंटरेस्ट रेट है या डॉलर का मजबूत होना, ये दो रीजन है सबसे बड़े रीजन से। तो अभी इंडिया से लोग पैसे निकाल के और वापस अपनी यूएस कंट्री में, वहां पे डॉलर में और उनके बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये इसलिए रूपी डिप्रिशिएट हो रहा है। और रूपी हमारा जो, हम 85% जो बाहर हम ऑयल पे डिपेंडेंट है, तो चूंकि जब डॉलर महंगा हो रहा है तो हमारे लिए क्रूड भी और महंगा हो रहा है, तो इसका हमें डबल मार पड़ रहा है और इसका इन्फ्लेशन आने वाले दिनों में दिखेगा। आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में रेट भी बढ़ा था पेट्रोल डीजल का, और भी बढ़ सकता है अगर ये सिचुएशन ऐसा ही रहा तो। दूसरा आपका क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, आप एक बार रिपीट करेंगी? निवेशकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे वक्त में? निवेशकों को मैं यही कहना चाहूंगा कि एक ये बात तो सच है कि एफआईआईज बहुत पैसे निकाल रहे हैं अपने देश से, लेकिन वहीं आप देखेंगे तो डीआईआई, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने शेयर मार्केट को बचा के रखा है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारी जो कंट्री है वो वीक नहीं है, एक्सपोज्ड है, ऑयल पे वो एक्सपोज्ड है। हमारा जो जीएसटी का कलेक्शन है वो 1,60,000, बहुत अच्छा डाटा आता है। मैन्युफैक्चरिंग भी अगर हम देख लें तो हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक वीक पॉइंट है ऑयल पे बाहर की डिपेंडेंसी। तो इन्वेस्टरों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि आप जब मार्केट नीचे गिरे तो आप इन्वेस्ट कर लें, और अपने आप को, जैसे गोल्ड का एक पोर्शन होता है 15 से 20% तक आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड रख सकते हैं। अगर गोल्ड गिरे तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर लीजिए। और शेयर मार्केट में जब शेयर मार्केट नीचे गिर रहा हो, उसकी वैल्यूएशन ठीक हो, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा टीपी त्यागी सर, इस पूरे घटनाक्रम में, युद्ध के दौरान अगर हम देखें, ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि वो 1 से 2 हफ्ते में खत्म कर देंगे युद्ध, लेकिन उन्होंने तो शुरुआत में भी ये कहा था कि ये युद्ध बहुत लंबा नहीं जाएगा। लेकिन अब तो 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है इस युद्ध में। बिल्कुल जो ईरान है वो सोच से विपरीत उसने बिहेव किया है, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर गए ट्रंप। और अब जो ये कह रहे हैं वो कितना मुमकिन है कि 1 से 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा ये युद्ध? नहीं, अब इसके चांसेस 1 या 2 हफ्ते में खत्म होने के इसलिए हैं क्योंकि पहले ट्रम्प ऐसा नहीं कह रहे थे। पहले वो ये कह रहे थे कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला जाएगा तो मैं 48 घंटे का टाइम देता हूं, मैं ईरान के
पावर प्लांट्स के ऊपर हमला करना शुरू कर दूंगा, और फिर मैं उसको 5 दिन बढ़ाता हूँ, और फिर मैं उसको 10 दिन बढ़ाता हूँ। लेकिन अब वो पावर प्लांट के ऊपर हमले वाली बात तो खत्म हो गई। उन्होंने ये कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले या ना खुले, जिसे तेल लेना है वो वहां जाए या हमसे ले ले, और मैं डील हो या ना हो, मैं इससे जल्दी से जल्दी हटने वाला हूँ 2-4 हफ्ते में। अब या तो ये हो सकता है कि ये उनका प्लॉय हो, लेकिन खाली वो नहीं कह रहे, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है वो भी कह रहे हैं, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है रूबियो वो भी कह रहे हैं, और प्लस इसके बाद बाहर का तो छोड़िए, लेकिन अमेरिका के अंदर जिस तरह से प्रदर्शन हुए, इतने कभी हुए नहीं, करोड़ों में लोग इकट्ठे हुए, 3000 जगहों पर प्रदर्शन हुए, करीब करीब हर प्रांत में प्रदर्शन हुए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। तो ये एक मामूली प्रेशर नहीं है। आदमी बाहर की बात को तो झेल लेता है, लेकिन जब इंटरनली प्रदर्शन हो और इतने बड़े स्केल पे हो जो हिस्ट्री में ना हुए हो किसी प्रेसिडेंट के खिलाफ, तो इसलिए ये लगता है कि ट्रंप इससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। मे बी कि 2 वीक से भी पहले निकल आए, अगर वो इन 2 बातों के ऊपर टिके रहते हैं कि हॉर्मुज के खुलने से मेरा कोई लेना देना नहीं है और डील के होने से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरे हो गए। अच्छा, उनके जो वो है रूबियो ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो, हमारे 4 ऑब्जेक्टिव थे, चारों ऑब्जेक्टिव या तो पूरे हो चुके या 90% से ज्यादा पूरे हो चुके। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे? उन्होंने बताया, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था कि वो न्यूक्लियर बम ना बना पाए। हमने इतना डैमेज कर दिया कि कई सालों तक वो न्यूक्लियर नहीं बना पाएगा। हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि हम उनकी मिलिट्री प्रोडक्शन की फैक्ट्रीज को खत्म कर दे। हमने उनकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को खत्म कर दिया। तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि हम उनके मिसाइल और ड्रोन के लॉन्चर्स को खत्म कर दें। हमने वो लॉन्चर खत्म कर दिए। तो हमारे ऑब्जेक्टिव तो करीब करीब पूरे हो गए, और इसलिए हमारा अब ये दो चार लेकिन सर, हफ्ते तक सवाल तो चलेगा। वही है ना टीपी त्यागी सर, जब खमेनेई को मार दिया 28 फरवरी को, ऐसा लगा कि इस युद्ध में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया और मतलब जीत गए एक तरह से। लेकिन 2004-5 के समय से ईरान की वो जो पॉलिसी थी कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, मतलब इतनी ज्यादा व्यवस्था तगड़ी कर दी है कि जितने भी टॉप लीडर्स चले जाएं, लड़ रहा है ईरान, और वो नजर भी आ रहा है। मैं आती हूँ सर आपके पास। अच्छा रजनीश जी, ये जो पूरा वक्त है, इस वक्त में आपको कौन सा समय याद आता है? क्योंकि युद्ध तो पहले भी चल रहे हैं, रूस यूक्रेन भी चल रहा है, इजराइल पर हमले चल रहे हैं, लेकिन ये युद्ध बहुत ज्यादा फर्क डाल रहा है भारत पर और एशिया के कई देशों पर, इनफैक्ट दुनिया पर। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत ज्यादा असर डाल रहा है और इसका एकमात्र यही रीजन है कि जो ये हॉर्मुज का जो एरिया है वो एनर्जी के लिए पूरे आप वर्ल्ड में 20% एनर्जी को देता है। मतलब वहां से सोर्सेज आते हैं, और हम अगर अपनी क्रूड की बात करें तो हमारे 80% हम बहुत ही ज्यादा इस एरिया से डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम रशियन ऑयल खरीदें या यूएस से खरीदें तो एक तो टाइम भी लगेगा। जैसे यहाँ से 7 से 10 दिन में हमारे पास क्रूड आ जाता है, लेकिन अगर हम यूएस से मंगाना चाहें या अगर कहीं और से मंगाना चाहें तो अप्रोक्सीमेटली 45 डेज होता है, तो एक तो 30 दिन का वो डिले हो जाता है। तो ये जो असर है ये हॉर्मुज की वजह से हमें सबसे ज्यादा परेशानी में डाल रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब देखना